पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? इसका आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो वास्को डी गामा कालीकट कौन सी ईस्वी में आया था? 1498 में। ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन नीला जल योजना, जिसे हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, से संबंधित है? तो द अल्मीडा किससे संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी से। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। तो प्रश्न पूछेगा अगर कि भारत से सर्वप्रथम किसने व्यापार संबंध स्थापित किए, तो पुर्तगालियों ने। ठीक है। वास्को डी गामा कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। और कहाँ आया था? तो कालीकट बंदरगाह पे। फिर से देखो रिपीट हो रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। 5 प्रश्न हो गए हैं। छठवां प्रश्न क्या है, किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन नामक आदमी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पे। अब हमें 7वां प्रश्न है, सूची का मिलान करना है। तो समुद्री यात्री हैं तो कौन से देश से संबंधित हैं? पहला है वास्को डी गामा, दूसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस, तीसरा है कैप्टन कुक और चौथा है तस्मान। तो वास्को डी गामा कहाँ से आया था? वास्को डी गामा पढ़ लेंगे इसमें। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमस लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है। अब मिलान कर लो इसका। वास्को डी गामा ए का हो जाएगा दूसरा, पुर्तगाल से समुद्री यात्री था। वास्को डी गामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आया था? स्पेन से। कैप्टन कुक कहाँ से आया था? ग्रेट ब्रिटेन से। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। और चौथा है तस्मान का किससे हो जाएगा? हॉलैंड से। तस्मान कहाँ से आया था? हॉलैंड से। तो ये मैच वाला एक बार सही से लिख के याद कर लो। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकुर्क था। कौन था? अल्बुकुर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकुर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना करी। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। तो आपको इतना याद रखना है कि जो अल्बुकुर्क है वो वास्तविक संस्थापक था। ठीक है। और ब्लू वाटर पॉलिसी पूछेगा तो कौन आएगा? अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा से संबंधित है। ठीक है। 9वां प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। दूसरा है, अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाया। तीसरा है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। चौथा है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। ठीक है। वो हमने अभी पढ़ा था 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। ठीक है। अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में कब लगाया था? कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में। पुर्तगाल ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया? कहाँ पे कराया था? कोची में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो अल्बुकुर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, ठीक है, द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाली। सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। और अगर पूछेगा सबसे पहले व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए, तब भी हमारा उत्तर क्या होगा? पुर्तगाली। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है। कौन से बंदरगाह पर आया था? तो कालीकट बंदरगाह पर। किस व्यापारी ने उसका स्वागत किया था? जमोरिन नामक व्यापारी ने।
ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? अल्मीडा से। ठीक है, तो ऐसे करके इसे याद कर लीजिए। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। मतलब कौन सी ऐसी फैक्ट्री है बंगाल की जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो वो है हुगली। कौन सी है? हुगली। पुडुचेरी, जिसे हम पांडिचेरी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मतलब विचार करना है, बताना है क्या है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें क्या बताना है? क्या बताना है? कौन सा सही है? तो पहला सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। तो देखो, पांडिचेरी पी से शुरू हो रहा है, पी से पुर्तगाली है, इससे मिलान करके इसे याद कर लो, पुर्तगाली और पांडिचेरी। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थीं। इसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया था और 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। कौन सी संधि के तहत? पेरिस की संधि। कब हुई थी? 1814 में। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। ये भी आ चुका है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। कलकत्ता की स्थापना या कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉब चार्नोक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती तथा सुतनौती कलकत्ता स्थल को चुना। उसी कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। जॉब चार्नोक को क्या माना जाता है? कलकत्ता का संस्थापक। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चार्नोक ने। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास में। अगर भारत में पूछेगा प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, तो मद्रास में। मद्रास दक्षिण में है। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। अब हमें सन याद करनी है। 1688 में पहला, भारत का पहला नगर निगम 1688 में कहाँ पे? मद्रास में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी। जब सादा व्यापार की पूछेगा तो पुर्तगाली होगा, और सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी संयुक्त रूप से किसने शुरू की थी? तो डच ने। सॉरी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। तो किसने कराया? सीधा सीधा याद रखो, फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया? डचों ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। क्या राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो ये है द लीवेंट कंपनी। कौन सी कंपनी है? लीवेंट। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया।
1702 में इस न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब एक प्रश्न तो ये हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो भारत में किसका शासन था? तो तब शासन था अकबर का। किनका शासन था? अकबर का। 1600 में आई थी, 1605 तक अकबर रहे थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन भारत का बादशाह था? तो इसका मैंने अभी बताया ही था तुम्हें, अकबर। कौन थे? अकबर थे। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें हमें याद बस इतना रखना है कि भारत का बादशाह कौन था? अकबर। और उनका अकबर का कार्यकाल क्या है? अकबर का कार्यकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका आंसर अकबर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाने की बात कर रहा है, मतलब आई तो अकबर के काल में। कारखाना किसके समय स्थापित किया था? तो जहांगीर के काल में। ठीक है, जहांगीर अकबर के बाद जो आए थे जहांगीर। ठीक है, इसमें क्या है, 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था और 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना स्थायी था। अस्थायी कारखाना पूछा जाएगा तो 1611 और स्थायी पूछा जाएगा तो 1613। ठीक है, सूरत 1613 सूरत। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1613 सूरत। 1611 मछलीपट्टनम। 1611 अस्थायी मछलीपट्टनम, 1613 स्थायी सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर तथा अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। 26वां प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था? भरूच में, चिकागोल में और त्रिचिनोपोली में। तो इसका आंसर हो जाएगा भरूच। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। जी याद कर लेना, सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ की गई थी? सूरत में। कब की गई थी? 1613 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट। इसका आंसर अंग्रेज अधिकारी वाला पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो किसने किया था? अंग्रेजों ने। सूरत में अंग्रेजों ने बनाया था। कब बनाया था? 1613 ईस्वी में। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई।
अगर पूछता है कि सूरत में फ्रांसीसियों ने कब फैक्ट्री स्थापित की थी तो 1668 में, और डचों ने कब की थी तो 1616 में, और अंग्रेज़ों ने कब की थी तो 1613 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। तो फ्रांसीसियों ने कब किया था सूरत में 1668 में, 1668। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली तो सूरत में। और किसने दी थी? जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। कहाँ पे दी थी? सूरत में। कौन सी सन में दी थी तो 1613 ईस्वी में। इतना याद रखोगे तीनों प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी तो सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था तो बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। किनसे लिया था? पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पौंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। राजकुमारी कौन है? कैथरीन, ठीक है, दहेज में मिला था, दहेज स्वरूप। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? आरओ में आया है 2021 में। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। कौन सी सन में? 1797 में। कब? 1797। इसे याद कर लो एक बार लिख के, ठीक है, 1797। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड। व्याख्या पढ़ ले रहे हैं। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा, अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिबद्धता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था उसका कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना, ठीक है। देखो जी, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ये युद्ध याद रखने हैं। कब हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध? तो 1746 से 48 के बीच में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था, ठीक है। 1740 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। जी याद रख सकते हो। अंग्रेज कैप्टन कौन था उस समय जब फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार किया गया था? तो कैप्टन बर्नेट था। कौन था? कैप्टन बर्नेट। कर्नाटक का युद्ध अभी बताया ही था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अभी बताया था मैंने, अंग्रेज़ों ने जब फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया, अधिकार कर लिया, तो युद्ध हुआ था। तो अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तो इन्हें मिलान करना है, कैसे क्या हुआ था, ठीक है। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध है वो मिलेगा 4 से। 4 किससे मिल रहा है? तो ए का 4 है, तीसरे में सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो कैसे। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या है? अनिर्णायक युद्ध है। कौन सा युद्ध है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था इसका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी का पहला। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हो गया, ठीक है। द्वितीय वाले में अनिर्णायक था, इसमें कोई निर्णय नहीं निकला। और जो डी बचा, प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें क्या हुआ? ब्रिटिश की हार हुई थी,
ठीक है। तो इसे अच्छे से याद कर लेना, इन्हें क्रम से लगा लेना। प्रथम कर्नाटक युद्ध, फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध। और प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत, प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। और इनकी सने और लिख लो, एक बार याद कर लो सही से, ठीक है। ये देखो व्याख्या दी है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल सापिल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। ये अभी मैंने बताया था, इन्हें याद करना है सही से। 46 प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, और क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। तो इसमें देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखना है 1746 से 48, कितना 1746 से 1748। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध या द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1749 से 1754, 1749 से 54, 46 से 48, 49 से 54। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, ये तीनों याद रखने। 1746 से 48, फिर 49 से 54, और फिर 58 से 63। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 में। अब इसमें क्या है, उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो युद्ध किन किन के मध्य लड़े गए थे, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। कर्नाटक युद्ध हैं जो, वो किस किस के मध्य लड़े गए थे, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। 39 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राज्यों के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वो था डुप्ले। डुप्ले ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया, भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो अभी मैंने बताया था पहले, सूरत में लगाया था। कब लगाया था? 1668 ईस्वी में। कब लगाया था? 1668 ईस्वी में। हम बता चुके हैं पहले। अंग्रेज़ों का पूछेगा सूरत में तो 1613 ईस्वी में स्थायी कारखाना, और अस्थायी पूछेगा तो 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों द्वारा। अब ये पूछ रहा है फ्रांसीसियों का, तो फ्रांसीसियों का पूछ रहा है सूरत में कब लगा था? 1668 में। पहला कारखाना कहाँ लगा था? कि सूरत में। कब लगा था? 1668 में। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। किसके द्वारा हुई? तो लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट, ये भी याद रखना है, कॉलबर्ट। जैसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य इसका खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। फ्रांसिस कैरो, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अब देखो अभी बताया था, याद रखना है। लुई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी किसके काल में? तो लुई 14वें के काल में, शासनकाल में। इसका मंत्री कौन था? कॉलबर्ट था। कौन था? कॉलबर्ट था। कब हुई थी? 1664 में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कौन है? कॉलबर्ट। और किसका मंत्री था ये? तो लुई 14वें का। लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। कब हुई थी? 1664 में। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में, तो इसका आंसर बी और सी दोनों दे रहा है, चिंसुरा और हुगली। कौन दे रहा है? कौन कौन है? चिंसुरा और हुगली, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। कब हुई थी? बी 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष डच ने अपनी फैक्ट्री पटना में कब स्थापित की? 1632 में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश
और लास्ट में फ्रांसीसी। इसका मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची में क्या है, एक तरफ पौंडीचेरी है, गोवा है, टांकेवार है और सद्रास है। इधर डच है, फ्रेंच है, पुर्तगीज है, डेनिश है, डेनिश। ठीक है, इसमें मिलाना है। पौंडीचेरी को तो मिला दो फ्रेंच से, गोवा को मिला दो पुर्तगीज से, टांकेवार को मिला दो डेनिश से और सद्रास को मिला दो डच से। 48 प्रश्न है। उस क्षेत्र को पहचान करें, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बढ़िया, सर्वोत्तम यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम के लिए क्या था? बिहार। क्या था? बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में कौन आए थे? अभी बताया था मैंने, पुर्तगाली तो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रांसीसी। कौन आए थे? फ्रांसीसी। पुर्तगाली आए थे 1605 में, डच आए थे 1608 में, और 1498 में आए थे पुर्तगाली, 1605 में डच और 1608 में अंग्रेज तथा 1664 में फ्रांसीसी का आगमन हुआ था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? सब जगह किए थे। नागपट्टनम में, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोचीन में, अहमदाबाद, पटना। जी एक सरसरी नज़र से देख लो। 52 मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अब पूछ रहा है इनमें से क्या चीज़ अंग्रेज़ों की है, मतलब अंग्रेज़ों ने भारत को दी, इनमें से क्या दिया था? इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेज़ों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसने दी? पुर्तगालियों ने, अंग्रेज़ों ने नहीं दी। और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार हम मतलब ये कह सकते हैं इस प्रश्न को देख के कि अंग्रेज़ों ने इसमें से कुछ भी नहीं दिया। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? तो ये कहा है टीबी मैकाले ने। किसने कहा है? टीबी मैकाले ने। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ कुछ ही असंगत है, जहाँ सब कुछ ही असंगत है। किसने कहा है? टीबी मैकाले ने। एक्सला शापिल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 1746 से 1748 कर्नाटक का प्रथम युद्ध, याद रखो मैंने बताया था किससे अंत हुआ था? एक्सला शापिल की संधि से अंत हुआ था। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर होगा सी। एक्सला शापिल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। तो दोनों याद रखने कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति भी हो गई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल भी गया था। कौन सी संधि से? एक्सला शापिल की संधि से। कब हुई थी? 1748 में। क्यों हुई थी? क्योंकि तब कर्नाटक का युद्ध चला, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कौन सी सन में था? तो 1746 से 48। और किन किन के बीच था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसका हो जाएगा दोनों ही सही है, सी। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे और इसमें अंग्रेजों की बेहतर सैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व आदि थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, थैंक यू सो मच।